हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। इससे पहले हम प्रश्नावली 3.4 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। ठीक है दोस्तों, इससे देखो प्रश्नावली जो 3.5 है हमारी, इसमें मैं आपको वज्र गुणा विधि सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि सिखाऊंगा? वज्र गुणन विधि सिखाऊंगा। इससे पहले हम ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको विधियों के बारे में, जो हमारी प्रश्नावली 3 है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें देखो दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि है, दूसरी है बीजगणितीय विधि। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी विधि है? एक ग्राफीय विधि है और दूसरी है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि तो हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बीजगणितीय विधि है उसमें तीन विधि आती है। पहली आती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आती है विलोपन विधि और उसके बाद जो तीसरी आती है वो आती है वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है 3.5 का? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहे हैं प्रश्न? अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणा विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको प्रश्नावली में शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि जो हमारी जो समीकरण होगी वो किस रूप में होगी दोस्तों? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में होगी। और दूसरी समीकरण क्या होगी दोस्तों? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी जो कंप्लीट प्रश्नावली है उसमें दोनों समीकरण इस रूप में होंगे। अब देखो इनमें जब समीकरण ये हो गई एक और ये समीकरण क्या है 2, जब इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आते हैं? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। मैंने आपको इनको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, पहले वाली क्लास में। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है? अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणा विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। ठीक है दोस्तों, अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा? केवल एक हल। उसके बाद आता है अनेक हल और उसके बाद आता है कोई हल नहीं। तो इनकी स्थिति कब बनेगी? जब a1 इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो जब a1/a2 का मान बराबर नहीं हो किसके? b1/b2 के, तो इस स्थिति में केवल एक हल प्राप्त होगा। उसे हम कहेंगे कि अद्वितीय हल। तो हमें हमारे प्रश्न में जो क्या दिया गया है, केवल अद्वितीय हल की जब स्थिति बनेगी वही हमें केवल वज्र गुणा विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? x माइनस 3y 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y 2 बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, इनसे क्या करेंगे? इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या नाम देंगे दोस्तों? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए, अब समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1। a2 बराबर कितना आ गया दोस्तों? -3। और सॉरी a1 के बाद आएगा b1 और c1 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास? -3। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, a1 बराबर 1 कैसे है? देखो यहाँ पर जो a1 है वो क्या है दोस्तों? x का गुणांक है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है। मतलब कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम उसे केवल क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। उसके बाद देखो b1 क्या है दोस्तों? b1 क्या है? -3। b1 क्या होता है? y का गुणांक होता है। तो y क्या है यहाँ पर? y के साथ क्या गुणा में किया गया है? -3। आगे क्या? c1 क्या होता है? अचर पद होता है या कांस्टेंट होता है। तो अचर पद क्या है यहाँ पर? -3, तो हमने -3 रख दिया। अब समीकरण 2 से देखिए, a2 बराबर क्या है दोस्तों? 3, b2 बराबर क्या है दोस्तों? -9 और c2 बराबर क्या है दोस्तों? -2। हमारे पास ये इन दोनों के मान आ गए। अब क्या करना होगा? समीकरण 1 व 2 से जो मान आए उन मानों की क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर। तो कर दीजिए दोस्तों तुलना। a1/a2 क्या आ गया हमारे पास? 1/3। b1/b2 क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? -3/9। समझ में आया? देखो इनको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/3। उसके बाद c1/c2 कितना है हमारे पास? -3/-2। माइनस से माइनस कट गया। अब देखो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हुई? a1/a2
बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। समझ में आ गया। देखो a1 अपॉन a2 का मान क्या है दोस्तों, 1/3, b1 अपॉन b2 का मान क्या है, 1/3, और c1 अपॉन c2 का मान क्या है, 3/2, जो इन दोनों के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर कौन सी है, जिसका कोई हल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रश्न को पढ़ो, क्या कहा गया है, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुना विधि से हल कीजिए। तो क्या यहाँ पर अद्वितीय हल की स्थिति प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, तो हमें वज्र गुना विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक, हमारा प्रश्न नंबर 2 है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका जांच करनी है कि ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो हमें इसे वज्र गुना विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, समीकरण, इसको क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1, और इसको क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हम 1 और 2 से क्या करेंगे दोस्तों, a1 a2 b1 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास a1 कितना आ जाएगा, 2, b1 कितना आएगा दोस्तों, 1, और c1 कितना आ गया दोस्तों, -5। अब देखो -5 कैसे आए, इस 5 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, या फिर आप दोनों को ही बराबर में रखते हो तो इसको +5 भी रख सकते हो, या तो आप दोनों को बराबर के इस तरफ रखो, या आप दोनों को बराबर के इस तरफ रखो, अचर पद को। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारे पास c1 क्या आ गया, 5। अब देखिए आगे क्या आएगा, a2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3, b2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2, और c2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। समझ में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी तुलना करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो तुलना कीजिए, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3, b1 अपॉन b2 क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, 1/2, और c1 अपॉन c2 क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 5/8। अब देखिए क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के मान बराबर है, किसी के भी मान बराबर नहीं है, तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो रही है, अद्वितीय हल की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो देखो मैंने एक नोट डाल के लिखे है, इसमें कौन सी स्थिति आ रही है हमारी, अद्वितीय हल की, तो हम लिख देंगे अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो गया तो इसको किस विधि से हल करना है, हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से दोस्तों। तो अब मैं इसको वज्र गुणा विधि से हल करके दिखाता हूं। देखो वज्र गुणा विधि से हल करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। हमारे पास यहाँ पर b1 c1 ये क्या है दोस्तों, यहाँ ये इसके मान है, a1 यहाँ पर से देखो 2 है, b1 क्या है दोस्तों 1 है, और c1 क्या है दोस्तों यहाँ पर -5 है। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो a2 क्या है हमारे पास 3 है, और b2 क्या है दोस्तों 2 है, और c2 क्या है दोस्तों -8। देखो मैंने यहाँ पर -5 और -8 क्यों रखा है, क्योंकि समीकरण हमारी इस रूप में होनी चाहिए, किस रूप में, a1x + b1y + c1, क्योंकि इस रूप में देखो आप करने को तो प्लस भी मानकर कर सकते हो, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश होते हैं। लेकिन आप जो स्टेप वाइज स्टेप हर चीज को फॉलो करते हुए चलोगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से प्रश्न करके आओगे, 1 भी % गलती होने के चांस नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो जो हमें ये जो +5 है उसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं c1 का मान कितना हो गया, -5। इसी प्रकार c2 का मान भी कितना हो गया, -8। अब देखो वज्र गुणा विधि क्या होती है दोस्तों, वज्र गुणा विधि में हमें क्या करना होता है, देखो हमने पहले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों पढ़ चुके हैं। उनमें क्या करते थे, एक विलोपन विधि में तो एक दूसरे में से घटा देते, समीकरण को घटा देते थे, और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देते थे। लेकिन अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, देखो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, b1 c2, तो यहां से b1 का मान रखेंगे और c2 का मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें से घटा देंगे b2 c1 का मान। लेकिन आपको इस उत्तर को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से हल कर दोगे। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई दोस्तों, अब देखो यहां पर x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 और 3।
ठीक है, क्या है 2 और 3, समझ में आ गया। x का मान कितना है 2, x समीकरण 1 में इसका कांस्टेंट 2 है और x का इसमें कितना है 3। इसी प्रकार हम y का लिख देंगे। y का मान क्या है दोस्तों 1 और 2। देखो जब y के गुणा में कोई भी संख्या नहीं हो तो वहां पर क्या मान लेंगे 1। उसके बाद क्या है दोस्तों अचर पद को हम लिख रहे 1, तो इसका गुणांक क्या है दोस्तों -5 और -8। समझ में आ गया। इतने तो मान आप लिख ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो क्या करना है। अब हमें मैं आपको बताऊं, देखो आप तो या तो इसको सूत्र को याद कर लीजिए और इसमें b1 c2 और b2 c1 ऐसे ही ये मान रख दीजिए। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो हमें कैसे मान ज्ञात करेंगे। जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इस x को तो दबा लेंगे और आगे जो भी y और अचर पद के जो मान है उनको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस x को दबा लीजिए तो आगे y का मान क्या है दोस्तों 1 और 2, समझ में आ गया। और 1 का मान क्या है दोस्तों -5 और -8 लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे बराबर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y को तो दबा लेंगे और जो 2 पद बच गए उनको लिख देंगे। तो y यहाँ पर y लिखेंगे, y को दबा लिया तो क्या बच गया दोस्तों -5 और -8 और ये क्या बच गया 2 और 3, समझ में आ गए दोस्तों। उसके बाद क्या बच गया हमारा अचर पद को क्या लिख रहे 1। अब इसको दबा लेंगे और ये दोनों पद लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2 और 3, 1 और 2। इतना काम कर लोगे, ये समझ में आ गया कैसे किया। अब आगे देखिए क्या करना है हमें। जब इन दोनों को ये मान ज्ञात कर लिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वज्र गुना करना होगा। इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें करना होगा, इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे। इसी प्रकार इसमें करना होगा, इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे, ठीक है। जो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब इनका इसका इससे गुणा करने के बाद इनमें माइनस का निशान देना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको आगे करके बताता हूं। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया x के अपोन में क्या है दोस्तों, देखो 1 को जब -8 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों -8, समझ में आ गया। अब जो इनके बीच में जो निशान है ये हमेशा माइनस का देना होगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है 5 को जब -2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए -10, ठीक है। आगे क्या आ गया बराबर। उसके बाद क्या है y, तो y लिख देंगे और अपोन में देखो -5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, किसके -15, ठीक है। फिर निशान किसका लगाएंगे माइनस का हमेशा, ठीक है। और 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए दोस्तों -16। देखो -8 को 2 से गुणा करेंगे तो किसके हो गए -16। अब आगे क्या है हमारा 1 है, ठीक है दोस्तों। अब देखो 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 4 और 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 3। इतना काम कर लोगे आप, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें याद रखने लायक बात क्या है दोस्तों, इनके जब इनको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हमें बीच में माइनस का निशान देना है, यानी हमें घटाना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब इनको सोल्व कर लीजिए तो क्या आ गया x अपोन में -8 और ये माइनस यहाँ पर और माइनस के 10 यहाँ पर कितने हो गए प्लस के 10। तो -8 में से प्लस के 10 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 2, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है y, अब ये माइनस का और ये माइनस का, जब माइनस माइनस गुना होते हैं तो क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। तो माइनस के 15 और प्लस के 16 कितने बच गए दोस्तों हमारे पास 1 बच गया। और अब आगे देखो 1 अपोन में 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 1। इतना काम कर लोगे। अब देखो आगे क्या करना है हमें, देखो एक ये जो एक चर क्या है हमारा x और एक चर क्या है y। एक बार x जो है उसके बराबर में हमें अचर पद लेना है और एक बार हमें जो y है उसके बराबर में अचर पद लेना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x अपोन में 2 बराबर 1 अपोन में 1, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2, ठीक है। क्योंकि इनका वज्र गुणा करेंगे तो ये वज्र गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर चल जाएगा और 1 इस तरह, एक को x से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 2। इसी प्रकार y अपोन में 1 लीजिए बराबर 1 अपोन में 1, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 1, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। देखो जो वज्र गुणा विधि है सबसे आसान विधि है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना होगा हमें, जो हमारे जो समीकरण है उसको किस रूप में लेके आना होगा, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस 6 के रूप में लेके आना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 के मान ज्ञात कर लेने हैं। मान ज्ञात करने के बाद हमें x y और
अचर पद जो है उसके रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे, जो x है उसके गुणांक लिखेंगे, y है उसके गुणांक लिखेंगे और अचर पद लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो x के गुणांक जो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x वाले जो हमारा जो मान है उसको दबा लेंगे और बाकी दोनों मानों को x के नीचे लिख देंगे। अब फिर y का जो मान ज्ञात करने के लिए y को दबा लेंगे और इसके दो जो मान है इन दोनों को लिख देंगे और अचर पद के गुणांक ज्ञात करने के लिए अचर पद को दबा लेंगे और ये जो दो मान है इनको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब इनको सोल्व करते हैं तो इनके बीच में माइनस का निशान आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और फिर अगला जो काम होगा वो क्या होगा, एक बार x के गुणांक जो x है उसके बराबर अचर पद लेंगे और एक बार y के बराबर अचर पद लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक विधि तो ये हो गई वज्र गुणा ज्ञात करने की। दूसरी क्या है कि आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करने के बाद आपको जो यहाँ से a1 a2 b1 b2 का मान जो ज्ञात किया है इनको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, और इनका मान रखते ही आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो ये समीकरण प्राप्त हो गई तो इनमें क्या करेंगे, एक बार x के बराबर अचर पद रखेंगे और एक बार y के बराबर अचर पद रख लेंगे तो हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस रूप में लाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस 5y बराबर क्या हो गया, माइनस 20 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0, और ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार का जो समीकरण नंबर 2 है उसको क्या करेंगे, 6x माइनस 10y और 40 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, और बराबर 0। ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों, ये हमारे समीकरण 1 हो गए और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब हमें क्या अगला काम क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है दोस्तों, हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो a1 का मान कितना आ गया दोस्तों 3, b1 का मान कितना आ गया दोस्तों माइनस के 5 और c1 का मान कितना आ गया दोस्तों माइनस के 20। समझ में आ गया। अब a2 क्या है दोस्तों हमारे पास, आप बताइए कि a2 क्या होगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 6। ठीक है दोस्तों, b2 क्या है दोस्तों माइनस के 10 और c2 क्या हो गया हमारे पास माइनस के 40। अगला काम क्या होगा हमारा, इनकी तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तुलना करने पर ठीक है दोस्तों, तो तुलना कीजिए a1 अपॉन a2 का मान कितना हो गया दोस्तों 3 अपॉन में 6, कोमा b1 अपॉन b2 का मान क्या हो गया दोस्तों माइनस के 5 अपॉन में 10। ठीक है, माइनस के 10 और c1 अपॉन c2 का मान क्या हो गया दोस्तों माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40। अब एक बात को ध्यान दीजिए, देखो a1 अपॉन a2 का मान क्या है 3 अपॉन में 6, जब इस 3 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 का मान क्या है दोस्तों माइनस के 5 अपॉन 10, जब इसको 5 अपॉन 10 को काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 और c1 अपॉन c2 का मान क्या है 20 अपॉन में 40, जब इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास मान क्या आएगा 1/2। तो अतः हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, बराबर है किसके दोस्तों c1 अपॉन c2 के। अब देखो मैंने जो यहाँ पर जो तीनों जो समीकरण लिख रखे हैं उनमें देखिए ये जो स्थिति है किस मान में आ रही है, अनेक हल की स्थिति में आ रही है। तो हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, केवल उस स्थिति में अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो वज्र गुणा विधि से हल करना है, वरना नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैसी स्थिति आ रही इसकी, अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे अनेक हल होंगे। समझ में आ गया, तो हमें इसका वज्र गुणा विधि से हल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखो दोस्तों दोनों समीकरण जो है इस रूप में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में है, तो हमें इन्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1 और ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों। देखो मैं आपको बेसिक से बेसिक जानकारी देता चलूंगा। देखो एग्जाम में अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मेरा एक यह मानना है कि मैं केवल कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, कभी भी मैं ट्रिक का यूज नहीं कराऊंगा। अगर हाँ जहां जरूरत पड़े आपको याद रखने में कुछ तकलीफ हो रही हो वहां पर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसको अच्छे से याद रख सकोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इसमें बताया था कि कैसे इनको याद रखना है, इस सूत्र को अगर सूत्र याद नहीं हो रहा तो कैसे आपको इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हमारे प्रश्न नंबर 4 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर
-15 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें प्रश्न में दिया गया है कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही वज्रगुणा विधि से हल करना है। तो हम सिद्ध करेंगे कि यह अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, 1 व 2 से क्या आ जाएगा, a1 बराबर क्या आ गया 1, b1 बराबर कितना आ गया दोस्तों -3। कैसे आए समझ में आ रहा है ना। a1 क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है दोस्तों 1, b1 क्या है, y का गुणांक है, y का गुणांक क्या है -3, और c1 क्या हो गया दोस्तों -7। इसी प्रकार a2 क्या हो गया दोस्तों 3, और b2 क्या हो गया हमारे पास -3, और c2 क्या हो गया -15। समझ में आ गया दोस्तों। ये हमारे पास क्या हो गए a1, a2, b1, b2 और C1, C2 के मान हो गए। अब अगला काम क्या है हमारा, इनकी तुलना करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर। तो तुलना कीजिए, तो क्या आ जाएगा a1/a2, a1/a2 का मान क्या है दोस्तों 1/3, b1/b2 का मान क्या है दोस्तों -3/3। समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/1, और C1/C2 का मान क्या है दोस्तों हमारे पास -7/-15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब देखो क्या a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है, नहीं है, और b1/b2 का मान C1/C2 के बराबर है, नहीं है दोस्तों। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो देखो यहाँ पर क्या है, अद्वितीय हल की स्थिति है, या ये है कौन सी स्थिति है, अद्वितीय हल की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होगा, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो अब जब हमें प्रश्न में दिया गया है अगर अद्वितीय हल की स्थिति प्राप्त हो तो उसे हमें क्या करना है, वज्रगुणा विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि अद्वितीय हल की स्थिति है, तो अब हमें क्या करना होगा, वज्रगुणा विधि से हल करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे इसको रब करके हल कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था वज्रगुणा विधि क्या होती है दोस्तों। वज्रगुणा विधि इस समीकरण में देखो हमने जो a1, a2, b1, b2 का मान ज्ञात किया था उसका मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमारी वज्रगुणा विधि से हल हो जाएगा। लेकिन आपको ये समीकरण अगर याद नहीं है तो क्या करना होगा दोस्तों, क्या करोगे, हम देखो हल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं लिख देता हूं वज्रगुणा विधि से। कौन सी विधि से दोस्तों, वज्रगुणा विधि से। ठीक है, तो वज्रगुणा विधि में क्या करेंगे, हम x लिखेंगे, दूसरा y लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 1 और 3। समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या है 1 और 2 में क्या है 3। ठीक है, इसी प्रकार y की वैल्यू देखो क्या है -3, और इसमें समीकरण 2 में भी क्या है -3। उसके बाद आगे देखो अचर पद क्या है इसमें -7, और समीकरण 2 में अचर पद क्या है दोस्तों -15। इतना काम कर लोगे, समझ में आ गया। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम क्या होगा दोस्तों, जब हमें x की वैल्यू जो ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे अपॉन में, इसको दबा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो दोनों मान है इनको लिख देंगे। तो कि दोनों मान क्या है -3 और ये भी -3, और आगे क्या है -7 और -15। समझ में आ गया। ये मान बराबर होगा किसके, y के मान के। y का मान किस स्थिति में होना चाहिए, जब इस मान को दबा लेंगे तो ये जो मान बच गए ये दोनों ये क्या होंगे, y के मान होंगे। तो y के मान क्या आ गए दोस्तों -7 और -15, और 1 और क्या आ गया दोस्तों 3। समझ में आ गया। उसके बाद जो ये मान बराबर होगा किसके, अचर पद के। बराबर क्या होगा, देखो अचर पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, अचर पद को दबा लेंगे और ये दोनों मान लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 1 और ये हो गए 3, ये हो गए -3 और ये भी क्या हो गए दोस्तों -3। ठीक है, इतना काम कर लोगे। अब देखो आगे जो इसमें याद रखने लायक बातें क्या है, देखो इसमें याद रखने लायक बातें, जब इनका क्या करेंगे, हम वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और इसको इससे गुणा करेंगे। तीनों में सेम गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। जब देखो 3 को -15 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, -3 को -15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और जो दोनों संख्या देखो, इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए, तो इनके बीच में जो निशान लगाना है वो माइनस का आएगा। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर, देखो -3 को -15 से गुणा किया तो कितना आ गया,
15 ते 45 और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे। अब आगे निशान किसका लगाना है हमें, माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। -3 का -7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 21। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे क्या है, बराबर का निशान है तो बराबर का निशान, उसके बाद y। अब y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो -7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, -21। उसके बाद हमें क्या लगाना है, माइनस का निशान। आगे देखिए, -15 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -15। जब ये -2 जगह है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, आगे बराबर है, उसके बाद क्या 1 है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको हर चीज छोटी से छोटी बातें बताते चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखो, 1 को जब 3 से गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया दोस्तों, -3। और हमें क्या लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद 3 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, -9। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो मान आए हैं हमारे, ये जो मान आए हैं ये यहीं से आए हैं। देखो, अगर मैं B1 C2 B2 और C2 का मान रखूं तो हमारे पास B1 का मान क्या है दोस्तों, ये हो गया। B1 का मान कितना है, -3। देखो ये -3 रहा है। C2 क्या है दोस्तों हमारे पास, C2 ये हो गया, C2 -15। तो ये दोनों हमने गुणा किए, यही मान है इनके। ठीक है दोस्तों, इनको ही इस रूप में लिख दिया है। आगे आज समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या हो गया, x अपॉन में जब 45 में से 21 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 24 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 24 बच गए। अब आगे देखो, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, और y है तो y अपॉन में ये क्या हो गया, -21 और ये क्या हो गया, +15। तो कितने बच गए दोस्तों, -6। बराबर है तो बराबर लगा देंगे। 1 बराबर ये क्या है, -3 और ये कितने हो गए, +9। तो कितने बच गए, +6। समझ में आ गए दोस्तों, समझ में आ गया। ये +9 है और +9 में से -3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, +6। अब आगे देखिए, मैंने क्या बताया था, एक बार जो हमारा x है उसके बराबर अचर पद लेंगे और एक बार जो y है उसके बराबर अचर पद लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए x अपॉन में 24 बराबर 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो देखो क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा, 6x बराबर 24। ठीक है दोस्तों, 6x बराबर 24 और x बराबर क्या हो जाएगा, 24 अपॉन में 6। ठीक है दोस्तों, तो 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 4। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारे पास 4। ये हमने 4 लिख दिया। समझ में आ गया। देखो, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन न करके सीधा भी कर सकते हैं। इनको देखो, यहाँ पर सीधा काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौका 24 और वज्र गुणा करेंगे तो x का मान सीधा ही 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। अब आगे देखिए, अब मैंने दूसरा काम क्या बताया है, y के गुणांक के बराबर क्या करेंगे, अचर पद को रखेंगे। तो ये हमारा y अपॉन में -6। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या है, 1 अपॉन में 6। अब क्या करना होगा, हमें वज्र गुणा करना होगा। तो वज्र गुणा कर दीजिए, ये होगा 6y बराबर -6। समझ में आ गया दोस्तों। देखो, अब 6 को 6 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर क्या आ गया, -1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 4 और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -1। समझ में आ गया। इसी के साथ हमारे प्रश्न नंबर 1 है, उसके चारों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।